गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं? चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। आज मैं आपसे शरद बिरदीचंद शारदा को डिस्कस करूंगा, उसके फैक्ट्स डिस्कस करूंगा, उसके फैक्ट्स क्या थे मैं ये भी आपसे डिस्कस करूंगा और उसके रिगार्डिंग मैं आपसे सारी बातें शेयर करूंगा। केस को यहाँ पे ओपन करूं मैं या फिर डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको। सर होता क्या है कि इस केस में कि 3 लोगों ने अपील करी सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसका नाम था, एक नाम था रामेश्वर बिरदीचंद शारदा और एक का नाम था रामविलास राम बगस शारदा। 3 लोग थे जिन्होंने अपील करी थी। 3 लोगों को कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था। हाई कोर्ट ने 3 लोगों को कन्विक्ट किया था। अपील अल्टीमेटली जाती है सुप्रीम कोर्ट। 3 अपीलेंट थे जो सुप्रीम कोर्ट अपील की थी। एक का नाम था रामेश्वर, सेकंड पर्सन इज, मैं शरद बिरदीचंद शारदा के केस डिस्कस कर रहा हूं कि इस केस में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड और सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्या होते हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस का लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। मैं कल वाली क्लास को भी एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सर 2 तरह के फैक्ट्स होते हैं। एक होते हैं रिलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य, और एक होते हैं फैक्ट इशू। एक होते हैं फैक्ट इशू जो होते हैं विवादक विवादक तथ्य या विवादक विषय, जिसको आप कहते हो विवादक तथ्य बोल देते हैं हम उसको। ठीक है, 2 तरह के फैक्ट होते हैं। रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। रिलेवेंट फैक्ट हर वो फैक्ट होता है जो कि साबित करना चाहता है फैक्ट इन इशू को। फैक्ट इन इशू वो फैक्ट होते हैं जो कि मेन फैक्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट्स होते हैं। मतलब वो मुख्य तथ्य जिनको साबित करना आवश्यक है केस को प्रूव करने के लिए या केस को साबित करने के लिए, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल हो। सिविल में इश्यू ऑफ फैक्ट हो जाता है। सिविल केस में क्या होता है, ये तो होता है क्रिमिनल में। विवादक तथ्य, क्रिमिनल में विवादक तथ्य कहते हैं, सिविल में कहते हैं इश्यू ऑफ फैक्ट। ये हम इनको सिविल केस में कहते हैं, मतलब तथ्यों के विवादक। दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। जैसे सिविल केसेस में जो मेन फैक्ट्स होंगे जिनको आपको साबित करना है, जैसे मान लीजिए एक पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। मैं सिविल और क्रिमिनल दोनों के एग्जांपल देता हूं, फिर मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाऊंगा। मुझे पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है ना? मेरे साथ चलना और हर बात को ध्यान से सुनना। सिविल केसेस में क्या होता है सर, तथ्यों के विवादक कहते हैं, जिसको हम इश्यू ऑफ फैक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए और बी के बीच में एक फॉर्मली एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ, कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वो क्या बन जाता है, सविता बन जाती है। मतलब यही डेफिनेशन दी हुई है। मतलब कोई एक एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। जब इन्फोर्सिबिलिटी की हम बात करते हैं तो हम सारे एलिमेंट्स चेक करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, मैं उसमें डिस्कस नहीं कर रहा। एक एग्रीमेंट था जो कि अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है, संविदा का उल्लंघन हो जाता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पार्टीज ने सेक्शन 73 के अंदर सूट फाइल किया है। सेक्शन 73 के अंदर क्या किया है, एक सूट फाइल किया है। सेक्शन आपके कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है कि सेक्शन 73 में अगर कभी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कहां जाना पड़ेगा पार्टीज को, 73 में। 73 रेमेडी देता है, जब भी संविदा भंग होगी तो पार्टी कहां जाएगी, 73 में। वहां पे अपने हेडली वर्सेस बैक्सेंडल पढ़ा होगा मैम ने भी आपको, तो आपको समझ में आया कि हाँ ये सारे प्रोविजंस होंगे जो इंटरकनेक्टेड है। हम सिविल की बात कर रहे हैं तो वहां पे पहली लाइन लिखी हुई है सेक्शन 73 की, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिन क्वा नन कंडीशन क्या है इस केस के लिए, जो सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या है। अगर आपको सेक्शन 73 में सूट फाइल करना है, सबसे एसेंशियल इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूशन होगा तभी जाके 73 में रेमेडी मिलेगी। ये बात समझ में आई? तो भैया हमने यहाँ पे एक इश्यू बना दिया, वेदर there is a contract between
ए एंड बी, क्या इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में, ये इशू बना है, इसको हम क्या कहते हैं, इशू ऑफ फैक्ट। अब क्रिमिनल केस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्रिमिनल केसेस की। क्रिमिनल केसेस थोड़े से अलग टाइप का काम करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 मिनट का कंसेप्ट है, समझ में आ जाएगा एक ही बार में। इश्यू ऑफ फैक्ट क्या होता है ना सर, ये क्रिमिनल में होते हैं और ये अफर्मेटिव होते हैं, मतलब पॉजिटिव सेंस में ये कंसेप्ट आता है। कभी भी आप इश्यू ऑफ, जब भी आप फैक्ट इशू बनाएंगे क्रिमिनल केसेस में, तो ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में लिखे जाते हैं। जैसे ए ने सर बी को शॉट कर दिया है, ठीक है ना, गोली मारी है, ए ने बी को गोली मारी है, ठीक है, तो इशू क्या बनेगा, ए हैज इंटेंशन टू किल बी, क्या उसके पास, क्या उसके पास इंटेंशन है। ये है सर जो ये फैक्ट होते हैं, फैक्ट इशू हो गया, इशू ऑफ फैक्ट हो गया, ये मेन फैक्ट्स होते हैं, इन्हीं को साबित करने के लिए जितने भी तथ्य लगते हैं वो क्या, वो सब क्या कहलाते हैं, रिलेवेंट फैक्ट। सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, सारे के सारे जो इन तथ्यों को साबित करने के लिए लगते हैं। जैसे ये सारे सुसंगत तथ्य किसको साबित करना चाहते हैं, फैक्ट इन इशू को। लेकिन मान लीजिए कि डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है, किसी ने, कोई आई विटनेस नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को सीधा एग्जीक्यूट होते हुए देखा हो पार्टीज के बीच में, हो सकता है ना सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो, कोई डायरेक्ट और बहुत ऑक्यूलर एविडेंस नहीं है पार्टीज के पास में, कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, वहां पे काम आते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, ठीक है। जैसे मर्डर हुआ है, ठीक है, तो अब रिलेवेंट फैक्ट में क्या होगा सर, एक्सपर्ट की रिपोर्ट, यहाँ पे जो विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ ने क्या करी है, अपनी एक रिपोर्ट दाखिल करी है, एक्सपर्ट की रिपोर्ट में बैलिस्टिक रिपोर्ट आई है, भाई जिस बंदूक से गोली मारी वो बंदूक किसकी है, एक ही, जो गोली रिकवर हुई है उसकी बॉडी से, या जो स्पोर्ट से गोली मिली है पुलिस को, वो गोली का जब बैलिस्टिक रिपोर्ट करवाई गई, बैलिस्टिक मतलब गन की जो रिपोर्ट होती है, करते ना कि इसका छर्रा और उस जो शरीर आदमी के अंदर से मिला वो सेम है, इसको कहते हैं बैलिस्टिक रिपोर्ट। क्या जिसकी डेथ हुई इस बंदूक से हुई, क्या वो सेम वेपन है, क्या मर्डर वेपन सेम है, बैलिस्टिक रिपोर्ट काम करती है यहाँ पे। तो आपके पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन आपने जो भी एक रिपोर्ट लगाई है वो सब क्या चीज प्रूव करना चाहती है, ये सब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होते हैं। और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस में तभी गिल्टी माना जाता है, तभी दोष सिद्ध माना जाता है, जब सारे के सारे साक्ष्य, सारे के सारे रिलेवेंट फैक्ट यही बात करें कि हाँ ए ने ही मर्डर किया है, कोई और पर्सन इन दोनों के बीच में नहीं है। अगर आप सारी थ्योरीज को एक्सक्लूड करते हो, अगर आप सारे के सारे पूरी कहानी में सिर्फ वही एक आदमी है जिससे उसकी दुश्मनी थी, अरे हो सकता है ना कि दो परिवारों में राइवलरी चलती हो, एक उस आदमी को मारता है, उस परिवार के उस आदमी को मारता है, होता है ऐसे गांव में, हर 2-5 साल में एक आदमी की डेथ होती रहती है। अब मान लीजिए राइवलरी चल रही है, इनका कोई और दुश्मन नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस ही क्या होते हैं अल्टीमेटली, वो सारे एविडेंसेस रिलेवेंट फैक्ट बनते हैं, सारे फैक्ट अल्टीमेटली क्या बनते हैं, रिलेवेंट फैक्ट बनते हैं। अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं शरद बिरदीचंद शारदा का केस, जिसमें पंचशील के सिद्धांत न्यायालय ने प्रतिपादित किए हैं। शरद बिरदीचंद शारदा का केस, सर क्या होता है, 3 लोग अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, रामेश्वर, बिरदीचंद और रामविलास। किसका नाम है, किसका नाम है, शरद बिरदीचंद शारदा, शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। That was 1984. That was 1984. That was 1984. अब होता क्या है सर,
अब कहानी सुनिए और कहानी सुन के समझिए। ऐसा था, जो अपेलेंट है रामेश्वर और बिरदी चंद, अपेलेंट है रामेश्वर और बिरदी चंद। अब बिरदी चंद के दो बेटे होते हैं, ये ससुर जी थे हमारे और इनके दो बेटे थे, नाम विलास और ये। ऐसा होता है, जो तीसरा एक्यूज्ड है वो अंकल है अपेलेंट के, मतलब ये कौन थे, चाचा जी। जॉइंट फैमिली थी, साथ में रहा करते थे सब लोग। और ये जो अपेलेंट है अपेलेंट जो है अपना रामेश्वर, ये केमिकल इंजीनियरिंग इसने की हुई है। और इसने क्या करता है, एक वहां पे पुणे के पास में जगह है भोसारी, एक सब अर्बन टाउन है भोसारी करके जगह है पुणे के पास में, वहां पे इन्होंने केमिकल फैक्ट्री डाली थी। और जो थर्ड अक्यूज था वो अंकल था, और जो सेकंड अक्यूज है उसकी वाइफ थी मंजू। कौन थी इसकी वाइफ, मंजू। ये क्या है, मंजू इसकी वाइफ होती है। और जनरली क्या होता है कि इनके ये लोग सब लोग रहते हैं रविवार पेट के, पुणे में एक जगह है, जो पुणे नहीं गया उसको मैं हल्का बता दूं, पेट मतलब होता है कॉलोनी, या फिर आप समझ लीजिए सोसाइटी को पेट कहते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो वहां पे वो लोग रहते हैं। फिर क्या होता है सर, जो इसकी वाइफ होती है मंजू, उसकी क्या है सर, डेथ हो जाती है एक दिन, ठीक है। और इनको चार्ज करते हैं 201 होता है मतलब एविडेंस मिटाने के लिए, 302 के अंदर होता है, 120 बी के अंदर होता है कि इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके उसको मारा है। ये पूरा केस जो था ना, इसमें कुछ भी प्रूव नहीं था किसने मारा है, क्या मारा है। इस केस में चेंजेस कहां पे आते हैं वो सुनिए। ऐसा होता है, ये पूरा केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर बेस्ड था। और वो जो चीज थी उसमें इसकी वाइफ ने मरने से पहले, मंजू ने मरने से पहले क्या किया था, लेटर्स लिखे थे विटनेसेस को, अपनी माँ, उस टाइम फोन तो होते नहीं थे, वो क्या करती है, लेटर्स लिखती है अपनी माँ को। और वहां पे आके वो बताती है कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, और बहुत बहुत मेरे हस्बैंड मेरे को टाइम नहीं देते। बहुत इस टाइप की सिनारियो उसमें पूरा क्रिएट होती है। अब जनरली होता क्या है इस पूरे केस में कि देखिए, जब कभी भी डेथ अकर होती है पॉइजन से, किससे, जब कभी भी डेथ अकर होती है पॉइजन के ऊपर, तो पॉइजन के ऊपर 4 थ्योरीज काम करती है। क्या काम करती है, 4 थ्योरीज, मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। बहुत सारे चीजें थी, ऐसी थी लेटर के अंदर। एक वो ऐसे लिखती है अपनी अपनी माँ को या अपनी बहन को, 2 लेटर लिखती है वो ये कहती है कि उज्ज्वला करके एक लड़की थी जो उसके हस्बैंड के ऑफिस में काम करती है। ये सारे फैमिली वाले जॉइंट बिजनेस में थे, केमिकल इंजीनियरिंग के, उनकी केमिकल फैक्ट्री थी। एक उज्ज्वला करके लड़की थी, इसके बारे में लिखती कि हाँ उज्ज्वला के साथ मेरे हस्बैंड के इलिसिट रिलेशंस हैं, लेकिन कोई रेफरेंस नहीं देती अपेलेंट के, वो कोई मेंशन नहीं करती किसी फैक्ट के ऊपर, वो अपना किसी फैक्ट के ऊपर बताती है, उसको बताती है कि हाँ उज्ज्वला करके कोई लड़की है, वो बहुत क्लोज रहती है हस्बैंड के। रेफरेंस जो होता है वो ज्यादातर मेड नहीं किया जाता इस केस के अंदर, डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होते। एक दिन क्या होता है सर, रात को जब वो जो इसकी वाइफ होती मंजू, ये भी ऑफिस में कुछ ना कुछ हेल्प कराने आती थी, जैसे कुछ 2-3 घंटे के लिए आ गई अपने ऑफिस में, बैठ के चले गए। अब एक दिन क्या होता है सर, रात की बात थी, 10 बजे हस्बैंड काम से लौटा, उसने देखा कि वाइफ सो रही है, उसने वाइफ को उठाने का प्रयास किया पर वाइफ नहीं उठी। वो भाग के गया अपने पास वाले एक फ्लैट के अंदर, डॉक्टर था, उसको बुला के लाया कि यार इसको देखो क्या हुआ है, ये रेस्पॉन्स नहीं कर रही। बाद में पोस्टमार्टम में पता लगा कि इसने साइनाइड से इसकी डेथ हुई है, इसने साइनाइड लिया है। कोर्ट ने कुछ अलग अलग थ्योरीज बताई इसमें। थ्योरीज क्यों बताती है कोर्ट हर वो एंगल से देखती है कि जहां से एविडेंसेस प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कोर्ट पहली थ्योरी ये बताती है कि अगर उसको मारा होता जहर देके, तो वो खुद भी केमिकल इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत जानती थी, क्योंकि वो भी फैक्ट्री में काम करती थी, उसको पता था कि क्या होता है केमिकल। उसको ग्लास में घोल के अगर किसी ने साइनाइड दिया है तो उसकी डेथ करना हार्ड टू इम्पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट कोर्ट बोलती है कि अगर इनके बीच में झगड़ा हुआ होता तो मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो आता
कुछ ना कुछ तो मतलब उसने कुछ तो विरोध किया होता, कुछ तो चीज आती, कुछ भी नहीं आया। तीसरी चीज कि उन जो लेटर्स थे उसमें सिर्फ वो चीज ये लिख रही थी कि मुझे इल ट्रीट किया जाता है, मैं बहुत लोनलीनेस हूं, मेरे को नेग्लेक्ट किया जाता है, और हस्बैंड ध्यान नहीं देता उसके ऊपर। उसने अपनी जो बात थी उसको रखा हुआ था। ये सारे लेटर्स को जब कोर्ट ने देखा, और कोर्ट ने अलग अलग थ्योरीज इस पूरे केस में बताई, और कोर्ट ने यह भी बताया कि जहां पे भी जहर दिया जाता है, किसी भी केस में अगर जहर दिया जा रहा है तो कोर्ट को 4 चीजें एग्जामिन करनी पड़ती है। कोर्ट हमेशा क्या देखता है? 4 चीजें देखता है। भाई अगर कभी भी डेथ पॉइजन से हो रही है तो 4 चीजें देखिए आप। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर केस चल रहा है कि पॉइजन देके मारा गया है उसे, तो कोर्ट हमेशा 4 चीजें देखेगा। इस केस में वो भी बताया कि 4 चीजें आपको क्या देखनी पड़ती है। सबसे पहली चीज तो ये देखनी पड़ती है कि एक क्लियर मोटिव होना चाहिए अक्यूज के पास में। क्या होना चाहिए? मोटिव। मोटिव मतलब हेतुक, क्यों किया उसने ऐसा काम। अगर आप कह रहे हो कि इन तीनों लोगों ने उसको मारा है साथ में मिलकर, तो क्या मोटिव है कुछ? क्या मोटिव हो सकता है? क्या वाइफ का अफेयर है इसलिए मारा है? पहली चीज तो ये कि मोटिव होना चाहिए। अगर किसी को भी आपको जहर देके मारा है तो एक मोटिव होना चाहिए। देयर इज ए वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, करी करी करके कुछ है, वेब सीरीज का नाम है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। उसमें वो क्या करती है, वो महिला 15 सालों में अपने परिवार के 11 सदस्यों को मार देती है, और किसी को शक भी नहीं होता उसके ऊपर। 15 साल में कितने लोगों को? परिवार के 11 सदस्यों को, और सबकी डेथ होती है हार्ट अटैक से। जैसे वो अपनी सास को इसलिए मार देती है, वो क्या है, कम पढ़ी लिखी रहती है औरत, लेकिन झूठ बोल के कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। सास जो होती है वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल होती है, उसको बोलती है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, तो उसकी सास को पता लग जाता है कि ये अनपढ़ है शादी के बाद, तो उसको सास को खत्म करती है। फिर ससुर जी को पता लगता है, ससुर जी को मार देती है। फिर एक देवर होता है उसको मार देती है। फिर अल्टीमेटली अपने पति को मार देती है। फिर जो दूसरी जिस 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 आदमी से उसको दूसरी शादी करनी होती है, सबसे पहले उसकी बच्ची को मारती है, फिर उसकी पत्नी को भी मार देती है। तो मोटिव तो होता है ना आदमी को मारने के पीछे। भाई तुमको किसी को जहर दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा। बिना कोई किसी आदमी, भाई किसी को जहर खिला के मारना है तो देयर मस्ट बी मोटिव। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? मोटिव। क्यों मारा होगा? मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर्कमस्टेंशियल। मान लीजिए डायरेक्ट एविडेंसेस अगर नहीं है ना किसी के खिलाफ, डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, तो आपको मोटिव देखना पड़ेगा। भाई फैमिली वाले एक दूसरे को मार रहे हैं, तो ना गांव में 2 फैमिलीज की राइवलरी है, तो क्यों मार रहे हैं? मोटिव ये है कि इसने उसको मारा था इसलिए मैं इसको मारूंगा। देयर मस्ट बी सम मोटिव। पहली बात तो ये, अगर किसी को आप जहर देके मारे हो। दूसरी चीज दूसरी चीज ये कि जिसकी वजह से, जिस पॉइजन की वजह से डेथ हुई है, वो पॉइजन उसको अक्यूज ने ही खिलाया है। अरे होता है ना, 2 प्यार करने वाले, मजनू मजनू हीर रांझा टाइप के लोग, हम सुसाइड करेंगे साथ में, दोनों एक दूसरे को जहर खिला देते है ना, ले जहर खा, ले जहर खा। मोटिव तो इनके पास सही, लेकिन मान लीजिए एक आदमी बच गया, होता है ना, बच जाते हैं ना एक आदमी, और एक आदमी टपक गया, तो मतलब जहर तो उसे नहीं खिलाया, तो बच जाएगा ना, तो भी वो जेल की हवा खाएगा, क्योंकि मोटिव था। और जहर हमेशा उसने दिया है जो कि अक्यूज्ड है। पॉइजन केसेस में हमेशा ये होता है, कोर्ट अलग अलग थ्योरीज इसमें कोर्ट ने दी। तीसरी थ्योरी कोर्ट ने क्या दी कि अगर जहर खिलाया है हमेशा आपको, तो उसमें ये कोर्ट ने बोला है कि भाई अक्यूज के पोजीशन में क्या मिलना चाहिए, अपराधी के कब्जे में क्या मिलना चाहिए? जहर। ये जो करी वाली जो मैं बता रहा हूँ आपको वेब सीरीज, इसमें जब पुलिस उसको पकड़ती है अल्टीमेटली, तो ये बूढ़ी हो जाती है, 55-60 साल की होती है। जब इसको पकड़ा जाता है ना अल्टीमेटली, उसके पोजीशन से उसके अलमारी में साइनाइड पड़ा था, तो पुलिस ने उसके कब्जे से क्या जब्त किया? साइनाइड। अगर आप किसी को मार रहे हो तो डेफिनेटली आपके कब्जे में कुछ ना कुछ तो रहेगा। समझ में ये बात? तो आपको पता है ना कि आज तो इसको हटाया, कल को किसी और को भी हटाना पड़ सकता है रास्ते से। फोर्थ पॉइंट देखिए, उस आदमी के पास में अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए जहर खिलाने की। चौथा चीज, भाई किसी को भी जहर देके मारा है तो 4 चीजें आती है सामने। पहली चीज तो क्या, मोटिव होना चाहिए। दूसरी चीज क्या, उसी आदमी ने खिलाया है, पोजीशन में हो। और चौथी चीज क्या बोल रहा है कोर्ट, कि उस आदमी के पास में क्या होनी चाहिए? अपॉर्चुनिटी। क्या
क्या होना चाहिए? अपॉर्चुनिटी। कौन सा सेक्शन है अपॉर्चुनिटी? देखिए, निकालिए नया वाला एक्ट, बताइए मुझे कौन से सेक्शन में दिया हुआ है अपॉर्चुनिटी? नए पुराने किसी में भी देख लीजिए, जिसके पास नया एक्ट नहीं है कोई बात नहीं, मंगवा लीजिए आप अपने। कहाँ दिया हुआ है अपॉर्चुनिटी? कहाँ दी हुई अपॉर्चुनिटी? सेक्शन 5 में देखिए, सेक्शन 5 में देखिए प्लीज। जिसके पास नया वाला एक्ट है वो सेक्शन 5 देखिए, और जिसके पास पुराना वाला एक्ट है, और जिसके पास पुराना वाला एक्ट है वो सेक्शन 7 देखिए, सेक्शन 7। सेक्शन 5 में देखिए लास्ट लाइन, और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट। सेक्शन 5 में देखिए आप, जिसके पास पुराना एक्ट है वो सेक्शन 7 देखिए, जिसके अंतर्गत घटित हुए या जिसने उन्हें घटित होने का समयवार दिया। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सेक्शन 5 के अंदर, विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी, लिखा हुआ है घटित होने या समव्यवहार का क्या दिया है? अवसर। तो सर अवसर भी होना चाहिए। तो चार चीज क्या है? एक तो सर मोटिव होना चाहिए, हेतु होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए सर? पार्टीज के बीच में जो भाई जहर जिसने खिलाया है वो अक्यूज होना चाहिए, अक्यूज नहीं जहर खिलाया उसी से उसकी डेथ होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है सर? तीसरी चीज है कि भाई उसके पोजीशन में जहर मिलना चाहिए। चौथी चीज क्या है कि उसके पास अवसर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उसको जहर खिलाने की। तो नेटफ्लिक्स की जो सीरीज है उसमें क्या करती थी वो औरत? घर का काम करती थी। घर का काम करती थी मतलब किचन में खाना बनाने का काम करती थी, जो सब औरतें करती है। जो खाना बनाने के टाइम उसका अवसर भी था, होता था ना भाई, सास को खाना देना है तो वही तो लेके जाएगी ना थाली में लगा के पूरा। और खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर साइलेंट अटैक आ गया तो साइलेंट से जो डेथ होती है उसमें पता नहीं लगता है कि नेचुरल डेथ है क्या है, और उम्र ज्यादा होती है तो लगता है कि साइलेंट अटैक आया है, क्योंकि सारे सिम्टम्स क्या होते हैं? हार्ट अटैक के होते हैं। लोगों को लगता है हार्ट अटैक आया है। जब तक बॉडी की ऑटोप्सी ना हो, जब तक पोस्टमार्टम ना हो प्रॉपर, तब तक तो सबको क्या लगता है? अब तू वो सीरीज देखना आप, वो लगभग 1.5-2 घंटे की सीरीज है, मूवी टाइप ही बना रखी है शायद। अब वो देखिएगा आप, उसको उसको देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ इसमें बहुत सारी चीज ऐसी है जो कि एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। एक बार नाम ही बता देता हूँ उसका, देखना, ये आपको देखना चाहिए कि अगर किसी को भी ये चीज का शौक है कि हाउ द पॉइजन वर्क्स, जहर कैसे काम करता है, एक अक्यूज का क्रिमिनल माइंड क्या होता है, वो कैसे मोटिव को छुपाता है। मैं आपको नाम बता देता हूँ, सेकंड पे। सीजन मुझे नई शायद मूवी है, करी वर्सेस साइनाइड। करी वर्सेस साइनाइड 1 घंटे 38 मिनट की पूरी मूवी है। करी वर्सेस करी करी एंड साइनाइड, द जोली जोसेफ केस, केरला की स्टोरी है। तो इसमें जनरली देखने का तो बस ये है कि आप थोड़ा सा क्रिमिनलिटी को समझेंगे कि कैसे माइंड काम करता है एक अक्यूज का। तो शरद बृद्धि शारदा के अंदर और क्या बोला? ठीक है, कोर्ट ने अलग अलग सिचुएशंस को लिया। जैसे कोर्ट ने सबसे पहले सिचुएशन लिया कि अगर अगर मंजू जग रही होती, मैंने आपको फैक्ट्स बता दिया कि रात को जब पति आया, ये तो अक्यूज, ये तो डिफेंस की स्टोरी थी कि जब मैं रात को गया तो वो सो रही थी और उठाया, तो फिर मैं उस कोर्ट ने 3-4 थ्योरीज अलग अलग बताई। पहली कोर्ट ने थ्योरी से बताई इस केस के अंदर कि अगर मान लीजिए हम ये मानते हैं कि मंजू जग भी रही थी उस टाइम पे, तो उसने रेजिस्टेंस तो दिखाया होगा, विरोध तो किया होगा खुद को जहर देने का। कुछ पोस्टमार्टम पे कहीं पे भी उसकी बॉडी पे कोई निशान नहीं मिला कि उसने कोई विरोध किया हो। जो पोस्टमार्टम किया उसमें डॉक्टर का नाम भी दिया, डॉक्टर बैनर्जी। और उसको कोई अगर मान लीजिए कुछ चिल्लाते, तो उस टाइम पे क्या होता था ना, पुराने जमाने में क्या होता था, चोल बनी होती थी, चोल होती ना। अरे चोल देखिए आप लोगों ने, बॉम्बे का भी गए आप लोग? चोल देखिए, चोल। तुम लोगों ने वास्तव मूवी देखी ना, एक ही फ्लोर पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उसको कहते हैं चोल। तो भाई अगर शोर शराब होता तो कोई ना कोई तो सुनता घर में जो भी आवाज होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी चीज ये कि अगर पोटेशियम साइनाइड उसको दिया गया है तो ग्लास के वाटर में दिया होता, अगर कुछ भी सस्पेक्टेड होता तो वो खुद ही पकड़ सकती थी इस चीज को, क्योंकि वो खुद भी क्या थी, केमिकल के बारे में जानती थी अच्छे से। तीसरी चीज कोर्ट ये भी कहती है कि मान लीजिए
मान लीजिए अगर मंजू लेट आई अपने घर से, मंजू क्या आई, ऑफिस से लेट होती है और मान लीजिए वो सीधा सोने चली गई। अब जो अपेलेंट आया, भाई जो रामेश्वर आया उसके पहले क्या क्या कहाँ चली गई, वो सोने चली गई मंजू। तो कोर्ट ये भी तो देख, इस वाले भी देखा कि अगर मैकेनिकल सफोकेशन भी अगर किसी का करते, तक्के से भी अगर उसको दबाते, तो भी वो क्या करती, तो भी वो क्या, उसका क्या होता, जो डेथ होती वो डेथ गला घुटने के कारण होती। लेकिन कोर्ट को कोई पोस्टमार्टम में से रिमार्क्स नहीं थे। फिर कोर्ट ने एक और पॉसिबिलिटी बताई कि मंजू की नेचुरल डेथ भी हो सकती है, क्योंकि केमिकल एग्जामिनर ने ये भी कंफर्म किया है। उसने बोला कि मंजू की जो डेथ है वो नेचुरल डेथ वाला एंगल कोर्ट ने देखा। उसने बोला कि देखो नेचुरल डेथ तो इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि जब ये रिपोर्ट आई तो उसमें कंफर्म किया जो पोस्टमार्टम है, जो रिजल्ट जो हुई है वो किससे हुई है, पोटेशियम साइनाइड से हुई है। और कोर्ट ने ये भी बताया कि डिसीज को क्या था ना, मेल ट्रीट करता था, जैसे अच्छे से व्यवहार नहीं करता था उसका पति, अच्छे से व्यवहार नहीं करता था। और इस चीज को क्या उसने 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 क्या किया है सर, खुद को खत्म कर लिया, खुद ने ही पोटेशियम साइनाइड खाया है। कोर्ट इस बात पे पहुंची कि उसने खुद ने ही क्या किया है, पोटेशियम साइनाइड खुद ने ही कंज्यूम किया है, किसी और ने कंज्यूम नहीं करवाया उसको पोटेशियम साइनाइड। कोर्ट ने ये थ्योरीज पे, कोर्ट इन थ्योरीज पे कंक्लूसिवली पहुंची। आगे की ओर मैं बात करता हूँ। देखिए जितनी भी रीजनेबल पॉसिबिलिटी थी सुसाइड की, कोर्ट ने बोला कि देखिए सुसाइड जो उसने खुद ने किया होगा वो खुद ही कर सकती है। अगर हस्बैंड हस्बैंड अगर उसको मारता तो हैंड टू हैंड भाग के उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाता, क्या करता, सुबह होने का वेट करता। अरे अगर मान लीजिए किसी को आप जहर देके मार रहे हो तो क्या करोगे, सुबह होने का वेट करोगे ना, रात में थोड़ी भागता हॉस्पिटल लेके। तो कोर्ट ने कुछ 5 प्रिंसिपल्स बताए इसके अंदर, लिखिए इनको। कोर्ट ने कुछ क्या बताया इसमें, शरद ब्रिजेन शारदा के अंदर 5 प्रिंसिपल बताए। केस का नाम लिखा हुआ है शरद ब्रिजेन शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984। लिखिए, द सर्कमस्टांसेस, पहला पॉइंट लिखिए, द सर्कमस्टांसेस, सर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंचशील का सिद्धांत। क्या कहते हैं, पंचशील का सिद्धांत। ठीक है, पंचशील मतलब 5 सिद्धांत दिए सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के लिए। अगर कभी भी डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है और कन्विक्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, कोर्ट को ये 5 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी बिफोर कन्विक्टिंग देम। मतलब दोष सिद्ध करने से पहले न्यायालय को ये 5 शर्तों को पालना करनी पड़ेगी। पहली शर्त लिखिए, द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द circumstances the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully satisfied जिन परिस्थितियों में अपराधी को दोष सिद्ध किया जा रहा है, जिन परिस्थितियों में अपराधी को दोष सिद्ध किया जा रहा है वह पूर्णतया संतुष्ट करने वाली हो, वह पूर्णतया संतुष्ट करने वाली हो, वह पूर्णतया संतुष्ट करने वाली हो, पूर्णतया संतुष्ट करने वाली हो। दूसरा पॉइंट लिखिए, all the facts should be proved beyond reasonable doubt. All the facts should be proved beyond reasonable doubt. All the facts should be proved beyond reasonable doubt. जो भी तथ्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जो भी तथ्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जो भी तथ्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, वह उचित संदेह से परे हो, वह उचित संदेह से परे हो, वह उचित संदेह से परे हो। आगे लिखिए, fact should be consistent with hypothesis of the guilt of accused, hypothesis of the guilt of accused, hypothesis of the guilt of accused। तथ्य तथ्य तथ्य
हाँ सेकंड वाले में, सेकंड में थर्ड वाले में लिखना है ना। देखिए थर्ड वाला पॉइंट, तथ्य, ये बेग हटाइए, तथ्य हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं हम लोग, परिकल्पना कहते हैं ना हाइपोथेसिस को। आप लोग क्या कहते हो हाइपोथेसिस को? देखिए इसमें समस्त तथ्य, समस्त तथ्य, समस्त तथ्य, थर्ड पॉइंट लिखिए, समस्त तथ्य अपराधी की, अपराधी की दोष सिद्धि करने में, दोष सिद्धि करने में, दोष सिद्धि करने में सुसंगता रखें, सुसंगता रखें, सुसंगता रखें, और ये तथ्य, और यह तथ्य, और यह तथ्य हर परिकल्पना में, हर परिकल्पना में, यह तथ्य हर परिकल्पना में अपराधी की दोष सिद्धि करे, हर परिकल्पना में अपराधी की दोष सिद्धि करें, अपराधी की दोष सिद्धि करें। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखिए, facts, facts, facts should be proved, should be proved, facts should be proved in conclusive manner, facts should be proved in conclusive manner। समस्त तथ्य, समस्त तथ्य, समस्त तथ्य निश्चायक रूप से साबित किए जाएं, निश्चायक रूप से साबित किए जाएं, निश्चायक रूप से साबित किए जाएं। पांचों पॉइंट लिखिए, these circumstances, these circumstances, these circumstances exclude any other theory, these circumstances exclude any other theory, any other theory, any other theory। परिस्थिति, परिस्थिति किसी अन्य, किसी अन्य सिद्धांत को अपवर्जित करें, किसी अन्य सिद्धांत को अपवर्जित करें, सिवाय किसी अन्य सिद्धांत को अपवर्जित करें, सिवाय अभियुक्त के दोष सिद्धि के, सिवाय अभियुक्त के दोष सिद्धि के, सिवाय अभियुक्त के दोष सिद्धि के, सिवाय अभियुक्त के दोष सिद्धि के। देखिए दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स द कोर्ट शुड आफ्टर लुक, द कोर्ट शुड लुक आफ्टर ऑल दीज 5 प्रोविजंस। ये 5 जो प्रावधान है यही इंपॉर्टेंट है for the point of view कि there is, if there is no direct evidences, so you can rely on the circumstantial evidences as well। Is it clear? ये 5 सिद्धांत है। तो कोर्ट ने फिर उनको क्या कर दिया था, फिर कोर्ट ने क्या कर दिया, फिर अक्विट कर दिया था। इसमें इस केस में क्या कर दिया था कोर्ट ने, कोर्ट ने उसको फिर दोष मुक्त कर दिया था। इन जो तीनों अपेलेंट जो गए थे सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट ने उनको छोड़ दिया था। ठीक है, मैं और भी चीजें डिस्कस करता हूँ इस केस के ऊपर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर। देखिए दीज क्लासेस आर वेरी लेंथी, और ये क्लासेस जो हैं ये यूट्यूब पे मैं डालता हूँ हर दिन, अगर आपको पता हो तो। आप तो देखते ही हो। देखिए साक्ष्य अधिनियम में सोच रहा हूँ कि पूरा ही अपलोड किया जाए यूट्यूब के ऊपर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को फायदा होता है नया पढ़ने से तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं टीम से बात करके मैं आई विल मेक श्योर कि सारे लेक्चर्स साक्ष्य अधिनियम के अपलोड हो, ताकि जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज की, जो पुराने बच्चे हैं जो वापस से पैसा नहीं खर्च करना चाहते कोचिंग में, क्योंकि उन्होंने एक बार किया हुआ है और उनकी बात भी जेन्यून है। कल मुझे एक स्टूडेंट का फोन आया था कि सर हम लोग ऑलरेडी पैसा खर्च हम लोगों ने किया है पहले पुराने एक्ट को पढ़ने में, तब क्या चेंजेस हुए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जो नया एक्ट आएगा उसको मैं अपलोड करूंगा। लेकिन फिर टेस्ट वगैरह जो होगा वो तो सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। टेस्ट हो गया, पेपर्स हो गए, इसका टेस्ट लूंगा मैं। अभी सीपीसी का टेस्ट है आप लोगों का किस दिन है, 22-23 तारीख के दिन एक दिन टेस्ट होगा सीपीसी का। ठीक है ना, जो भी पढ़ा है प्री और मेंस दोनों लूंगा। ठीक है, जो भी पढ़ा है प्री और मेंस दोनों होगा। टेस्ट तो अब रेगुलर ही चल रहे हैं। अभी कल टेस्ट हुआ था सीआरपीसी का, तो अब सीआरपीसी का एपीओ में टेस्ट हो गया कल। अब आपका 22-23 तारीख को इधर टेस्ट है। तो टेस्ट तो हर वीकेंड पे टेस्ट है, मतलब
ये भी वीकेंड फ्री नहीं रखूंगा मैं। अब मैं संडे को टेस्ट लेना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि संडे का दिन बहुत बोर हो जाता है ना आप लोगों के लिए। संडे का दिन टेस्ट के लिए मुकम्मल करते हैं, ठीक है ना। दीजिए, मुझे कॉपी दीजिए। पहला पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने, पांचों पॉइंट में समझा देता हूँ एक बार और। देखिए, पहला पॉइंट लिखाया था, द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम व्हिच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन शुड बी फुली सेटिस्फाइड। मतलब मान लीजिए जितने भी तथ्य इधर आ रहे हैं, जितने भी फैक्ट्स अपने पास, जैसे डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, लेकिन जितने भी इधर फैक्ट्स हैं, ये जो हम जिस भी फैक्ट्स की बात कर रहे हैं ना कि फैक्ट शुड बी प्रूव्ड, निश्चायक होना चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए, वो सब कौन से फैक्ट्स है? रिलेवेंट फैक्ट। मान लीजिए उसकी बॉडी से जो गोली मिली, जो बुलेट उसकी बॉडी के अंदर थी, वो इसकी गन से, एक ही गन से मैच नहीं हो रही है, तो क्या कंक्लूसिव हुआ वहां पे? निश्चयक रूप से आपने साबित किया, उस चीज को नहीं किया। 5 फैक्ट्स बता रहा हूं मैं आपको। पहले लिखा था सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम व्हिच द कंक्लूजन, तो भाई पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा देखिए, जो भी फैक्ट्स आप ले रहे हो वो सब क्या करने चाहिए? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होने चाहिए, ठीक है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब 100% ये एक्यूरेसी के साथ हो कि हाँ सर उसने क्या किया है, मर्डर कोस किया है। तीसरा देखिए, फैक्ट शुड बी कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ अक्यूज। हाइपोथेसिस क्या होती है? एक हाइपोथेसिस किसी बच्चे को नहीं पता होगी, क्योंकि वो लोग अभी एलएलबी में हो, आप लोग जैसे 3rd ईयर में हो। जब आप एलएलएम करेंगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? डेरिवेशन बनानी पड़ती है। और डेरिवेशन क्या होती है? उसमें आपको हाइपोथेसिस लेनी पड़ती है। मतलब रिसर्च करने के पहले एक फैक्ट्स आपके सामने होते हैं। जैसे मुझे रिसर्च करनी है कि जयपुर में पॉल्यूशन 10 सालों में ज्यादा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर रिसर्च करनी है कि 10 साल में जयपुर में कितना पॉल्यूशन बढ़ा है। रिसर्च का टॉपिक मान लीजिए ये है। या फिर मैंने मान लीजिए 10 सालों में मौसम पे क्या बदलाव हुए हैं, और इसका जो ग्लोबलाइजेशन से क्या इम्पैक्ट है। अब आपकी थ्योरीज क्या होगी? आपने रिसर्च के पहले एक परिकल्पना आप सेट करते हो, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। स्टार्टिंग में आपने क्या माना कि हाँ पॉल्यूशन बढ़ा है। आपने क्या माना? जी हाँ पॉल्यूशन बढ़ा है। मतलब ये क्या है? आपकी परिकल्पना, ये आपकी हाइपोथेसिस है कि जिसके ऊपर आप कर रहे हो। अब मान लीजिए केस आया जैसे आपके सामने, डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, लेकिन जो ये सारे साक्ष्य बता रहे हैं, ये सारे क्या बता रहे हैं? यही हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं, यही परिकल्पना बता रहे हैं कि नहीं भाई साहब मर्डर किसने किया है? ए नहीं किया है। अगर आपने ये हाइपोथेसिस बनाई है तो वो सारी परिकल्पना एक ही पॉइंट पे आके खत्म होनी चाहिए कि नहीं नहीं मर्डर इसी ने किया है। जैसे मान लीजिए मैं एक हाइपोथेसिस बनाता हूँ, भैया सिगरेट से कैंसर होता है, ठीक है, और आपकी हाइपोथेसिस है कि हाँ होता है, लेकिन किस स्टेज पे, किस स्तर पे होता है? भैया गांव में 90 साल का आदमी भी बीड़ी पी रहा है, उसको आज भी वो फिट है, हो सकता है ना। और यहाँ 20-25 साल के आदमी को कैंसर हो गया हो, जो सिगरेट नहीं पीता उसको भी कैंसर हो रहा है। तो क्या सिगरेट ही होल एंड सोल रेस्पॉन्सिबल है कैंसर की, या फिर एनवायरमेंटल भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जेनेटिक भी रेस्पॉन्सिबल है? तो आपको हाइपोथेसिस ये लेनी है कि हाँ सिगरेट से कैंसर होता है। आपकी क्या है परिकल्पना? क्या है कि हाँ होता है। लेकिन जब रिसर्च करोगे तो आपको क्या पता, कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले जिससे आपको लगे नहीं 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 सिगरेट ही जिम्मेदार नहीं है, जेनेटिक भी जिम्मेदार है, एनवायरमेंट भी जिम्मेदार है, खान पीन भी जिम्मेदार है, सब्जियों में जो केमिकल है वो भी जिम्मेदार है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब आप रिसर्च करेंगे तब पता लगेगा। तो वैसे जब केस चालू हुआ था तब आपने सर्कमस्टांसेस से क्या 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 सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति से क्या पता लग रहा है कि नहीं नहीं इन्हें मर्डर किया है। आपकी परिकल्पना को और पुख्ता और कंफर्म किया किसने? बैलिस्टिक रिपोर्ट ने, कि हाँ इसी ने किया है। तो मतलब आपने जो थ्योरी अपने माइंड में बनाई वो कंफर्म किससे हो गई? इस हाइपोथेसिस को कंफर्म कर दिया इन फैक्ट्स ने, ठीक है ना। फैक्ट शुड बी कंसिस्टेंट विद हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट ऑफ अक्यूज, लिखा है ना, जो सुसंगत होने चाहिए तथ्य, जो भी आपकी परिकल्पना है उससे क्या होने चाहिए? सुसंगत होने चाहिए। ये लिखवाया मैंने इसमें। पांचवा पॉइंट क्या लिखवाया? चौथा पॉइंट क्या लिखवाया मैंने? फैक्ट शुड बी प्रूव्ड इन कंक्लूसिव मैनर। मतलब ये जो भी तथ्य हैं ये कंक्लूसिव होने चाहिए, निश्चयक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं शरीर से गोली मिली वो नहीं है। कंफर्म हो तो ही आप उस चीज को आगे बढ़ो, तभी उसको गिल्ट करो। कन्विक्शन तो तभी होगा ना। पांचवा पॉइंट, दीज कंडीशंस एक्सक्लूड एनी अदर थ्योरी। भाई और कोई सिद्धांत नहीं हो रहा है, और कोई थ्योरी आ रही है क्या उसकी गिल्ट के अलावा? बताओ मुझे, और कोई थ्योरी आ रही है क्या? ये सब बातें हम बता रहे हैं। अब समझ में आई बात, ये कैसे ये काम करते हैं? समझ में आया कि पंचशील के सिद्धांत किस किस तरह से काम करते हैं?
मैं थोड़ा सा और इलेबरेट कर दूंगा आपको, जहाँ पे भी आप जहाँ समझ ना आए ना, पूछिए मुझसे। अरे ऑफलाइन का फायदा क्या है अगर आप मुझसे पूछेंगे नहीं, बताओ ऑनलाइन वाले बच्चे तो ऐसे बैठे हैं। मेरे लिए कितना आसान है एक छोटे से कमरे में सेटअप करना और वहीं पे अपने घर से कोचिंग चलाना। तुम सोचो भाई, नीचे में शॉर्ट्स पहन के होता है, आप कंफर्टेबली काम करूंगा। ये तो मेरे ऊपर वाली बॉडी दिखती है ऑनलाइन में, नीचे वाली बॉडी थोड़ी दिखती है। ये समझ लो कि ये पैंट तुम्हारे लिए पहन के आता हूं मैं, वरना शॉर्ट्स इज माय कंफर्ट जोन। ये शॉर्ट्स, मुझे तो दिन भर शॉर्ट्स में रहना अच्छा लगता है। बात सुन के समझो। अब तुम क्लास में आ रहे हो तो पूछो, यहाँ पे भी नहीं पूछोगे तो फिर कहाँ पूछोगे आप मुझसे, बताओ सवाल। बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर होते हैं ना, वो शॉर्ट्स में बैठे रहते हैं। पहले जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता था, मेरी क्लासेस का नाम था प्रतीक स्लो क्लासेस। मैं ऑल टाइम शॉर्ट्स में ही क्लासेस लेता था, क्योंकि गूगल मीट पे क्लास होती थी और मेरे पास राइटिंग टैब होता था, इसमें पेंट के ऊपर मैं लिख के समझाता था बच्चों को और स्क्रीन शेयर कर देता था। तो मैं टैब के ऊपर लिखता था और वो पेंट में काम, पूरी स्क्रीन आती थी, जैसे बोर्ड आता है ना वैसे पेंट में आता है। इधर तो स्क्रीन आती थी, इधर कोने में छोटा सा मैं आता था। उसमें क्लासेस बहुत अच्छी चली है, तीन साल रहे, 2.5-3 साल लगभग क्लास हुई है उस पर, तब जाके इधर आया हूँ। क्या होता है ना कि आप बहुत से लोगों को इंस्पायर कर देते हो कोचिंग के लिए, आप स्टार्ट करते हो। तो कल एक फ्रेंड आए थे मेरे, याद है में एक फ्रेंड आए थे, हाँ कल जो आए थे, हाँ वो कह रहे थे कि यार प्रतीक कोचिंग स्टार्ट करनी है मुझे। मैंने बोला कि मुझे ऑलरेडी 4-5 साल हो गए पढ़ाते हुए, तुमको लग रहा होगा अभी से स्टार्ट करो, नहीं, लेकिन मैंने बहुत पहले पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। कोविड के टाइम पे मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना, उसके बाद से मैं पढ़ा ही रहा हूँ लगातार। बाकी आप लोगों का प्यार मिलता है जो अच्छा है, आप लोग इतना प्यार प्यार से सुनते हो, समझते हो, तो मैं समझना चाहता हूँ उसको सुनने की कोशिश करते हो, बहुत सिंसियरिटी के साथ बैठते हो। मुझे उससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ, मुझसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों ने अभिधान अकेडमी को इतना प्यार दिया है, इससे अच्छा मुझे क्या चाहिए बताओ। हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ठीक है, हर चीज को होने में टाइम लगता है। लो लो हेमंत, चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। एक और केस का नाम लिखेंगे, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र प्रकाश मित्तल। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नाइनटीन 92। इसमें भी सेम बात को रिपीट किया कोर्ट ने, इसको भी क्या किया कोर्ट ने, इसमें भी कोर्ट ने सेम बात को रिपीट किया। हाँ, मैम की वजह से भी आप लोगों को बहुत, मैम ने कमेंट किया है। हाँ, मैम की वजह से भी है, देखिए मैम का आपको सब पे एक वो प्यार रहता है। एक और केस का नाम, वो बीच बीच में से देखने आते हैं, वो शी इज द ओनर ना, वो फाउंडर है, ओनर है इस कोचिंग की। तो बीच में देखते रहते कि मैं जो फैकल्टी हायर करके गई हूँ सही तो पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे। फैकल्टी कहीं कहीं लापरवाही तो नहीं कर रहे, फिर आज की सैलरी जो मिलेगी वो इससे भी तो मिलेगी ना। लिखिए देवीलाल बापूलाल, केस का एक और केस का नाम लिखिए, सेम बातें बोली इन सब में। देवीलाल बापूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये 2019 का केस है, सुप्रीम कोर्ट। देयर आर सो मेनी जजमेंट्स, सो एंड सो फॉर, सो मेनी जजमेंट्स ऑन द सेम पॉइंट, और ये बार बार आते रहते हैं। देखिए साल में 10 केस आते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के, जिसमें शरद ब्रिजेश सावदा को रेफर किया है। ठीक है, डन। हम थोड़ा सा आगे और इसको थोड़ा सा और समझते हैं। केसेस, देर आर लॉट ऑफ केसेस, मतलब 2023-24 के भी केसेस है इसमें, पर मैं नहीं लिखवा रहा हूँ इतने सारे केसेस, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये जो केसेस होते हैं ना, ये केसेस की मैं आपको एग्जाम के पहले लिस्ट दे देता हूँ, उसमें कवर हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, वहां से कवर हो जाते हैं। तुम लोग उसको पढ़ा करो। तुम लोग जिस कुछ चीज को सबसे लाइटली लेते हो ना, वो होती है केसेस की लिस्ट, याद रखना, उससे हमेशा 3-4 केसेस हमेशा बैठेंगे।
जो पढ़ के गया था वो तो सही करके आया होगा उसे, कौन कौन नहीं पढ़ के गया उसको कि हाँ आया सर, ईमानदारी से बताओ। नहीं छुआ उसे। हाँ जी, आप पढ़ गए थे सब लोग उन केसेस को? कितने बैठे उसमें से? 3 केस बैठे ना उससे, और शायद मेरे को लगता है 150-200 केसेस थे, उसमें 3 बैठ गए तो ठीक है। ज्यादा थे क्या? नहीं, 2-3 बार अगर देखो केसेस ऐसे होते हैं, अगर आपको केसेस की लिस्ट दी जा रही है एंड इफ यू मेक इट 3-4 टाइम्स, अगर आप उसका रीडिंग कर लेंगे तो केसेस आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं कि हाँ यार इसका ये केस है। पढ़ के जाओगे तो केसेस मिल जाएंगे। ये अल्टीमेटली जो लिस्ट बनती है हमारी यहाँ पे, ये मैं लाइव लो से बनाता हूँ, बार एंड बेंच से बनाता हूँ। इनका क्या होता है, ईयरली डाइजेस्ट किया हुआ है। वो तो क्या होता है ना कि जितने भी साल में केसेस आए वो सब केसेस में तैयार करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। एग्जाम के टाइम की टेंशन मत लो कि उस टाइम केसेस क्या पूछेंगे, वो मेरे ऊपर है, वो छोड़ दो। क्लासेस में मैं जो लिखवा रहा हूँ उतना लिख लो, ठीक है। एक केस का नाम लिखिए, उम्मेद भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। उम्मेद भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दिस इज 1978। ये मेनू लिख रही है सर, लाइटली देखा था मैंने, इतना डीप में नहीं देखा, लेकिन 4 केसेस आए आपके पीडीएफ से। अभी मेंस के टाइम भी बहुत सारे सवाल बैठे हैं बच्चों के, मैं ऐसे बहुत हाँ 70-80% पेपर अपने वाले उसमें सेट में से बैठा है। तो मैं बहुत ऐसे प्राउडली नहीं बता रहा, ना मैं आउट ऑफ एरोगेंस बता रहा हूँ, लेकिन मेंस के जो सवाल जो बताए बच्चों को क्लास में डिस्कस किए, जो क्लास सवाल में लिखवा है, वो पेपर बैठा है। बच्चे क्या होते हैं ना कि हम लोग देखो, मेहनत हम लोग कर सकते हैं, हार्ड वर्क हम लोग कर सकते हैं, हम लोग तो आपको ये बता सकते हैं ना कि प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए, उसको ध्यान से पढ़िए। प्रीलिम्स में कितने सारे सवाल बैठे जो क्लास में डिस्कस हुए, स्पेशली बताया कि देखो इसको याद करना, ये आएगा, जो क्लासेस भी जिसने ध्यान से ली है। मैं सिर्फ आपको वो चीज बता सकता हूँ, लेकिन 1-1.5 साल में अगर आपने उस चीज को अच्छे से कमांड रखा है, उस चीज के ऊपर अगर आपने 1-1.5 साल को उसको अच्छे से पढ़ा है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली मैं लिख के देता हूँ, आप मुझे लिखवा लीजिए इस चीज को। इस साल कौन बच्चा बनने वाला है, मेरे को अभी अभी भी मैं आपको नाम बता सकता हूँ कि यार ये बच्चा बन जाएगा। बस वो अपनी तरफ से कोई मूर्खता ना करके आए। अपनी तरफ से ब्लंडर करके आओगे तो जैसे पेपर छूट गया, ओएमआर गलत भर दिए, फिर ये सब मत करके आओ, फिर तुम्हारी मेहनत खराब हो जाएगी। फिर लिखिए इसमें, इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंसेस, स्टेट ऑफ गुजरात 1978। इन एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंसेस, प्रत्यक्ष साक्ष्य की अनुपस्थिति में, प्रत्यक्ष साक्ष्य की अनुपस्थिति में ए पर्सन कैन बी कन्विक्टेड, a person can be convicted on the basis of circumstantial evidences, on the basis of circumstantial evidences. A person can be convicted on the basis of circumstantial evidences, on the basis of circumstantial evidences, if if the Panchshil conditions have been satisfied. The Panchshil conditions have been satisfied. The Panchshil conditions have been satisfied. The Panchshil condition have been satisfied. प्रत्यक्ष साक्ष्य की अनुपस्थिति में भी किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सकता है, दोष सिद्ध किया जा सकता है, दोष सिद्ध किया जा सकता है, दोष सिद्ध किया जा सकता है यदि पंचशील के सिद्धांत को, यदि पंचशील के सिद्धांत को, यदि पंचशील के सिद्धांत की परिस्थितियों को, यदि पंचशील के सिद्धांत की परिस्थितियों को, यदि पंचशील के सिद्धांत की परिस्थितियों को पूरा किया जाए, यदि पंचशील के सिद्धांत की परिस्थितियों को पूरा किया जाए। एक बार लगाना, एक बार लगा के दिखाना यार। हैंडसम। हाँ, in absence of direct evidences a person can be convicted, ठीक है। जो लोग ग्लासेस लगाते हैं ना, चश्मा वश्मा लगाते हैं ऐसे हीरो बन के, मेरे को उनसे बहुत वो रहती है जलन, क्योंकि मैं तो लगा नहीं पाता।
तो कोई भी किसी बच्चे के हाथ में किसी क्लासेस देखता हूँ तो मैं तो लगा, एक बार लगा के दिखाना यार, अरे वाह यार स्मार्ट। वो हेवी हो जाता है यार वो चश्मा, नंबर डल जाते हैं ऐसे में नंबर, पर वो हेवी हो जाता है थोड़ा, फिर वो कंफर्टेबल नहीं होता। नहीं घूमने उमने जाता हूँ तो मैं लगाता हूँ वैसे चश्मे, ऐसी बात नहीं है। एक सेकेंड। हेलो जी मैम, गुड मॉर्निंग। हम्म, मैम हाँ मैं समझ गया, आप इंटरव्यू क्लासेस के लिए बात कर रहे हैं। जी जी, मैं एक बार क्लास के बाद आपको फोन करता हूँ मैम, ठीक है ना? ठीक है। इंटरव्यू क्लासेस भी स्टार्ट करनी है। अभी एक नया बैच स्टार्ट करने की बात की थी मैंने, छत्तीसगढ़ हायर जुडिशियल सर्विसेज का। उसमें 5-6 बच्चे हुए हैं, मैं चाहता हूँ उसका बैच स्टार्ट कर दूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि समय मेरा बहुत हौच पौच हो गया है, क्योंकि देखिए 8 से 12 ये बैच होता है, 11:30-12 बजे तक। फिर दिन में 2 बजे से 6-7 6:30 तक क्लास होती है शाम को। तो समय मेरे पास अभी उतना बचा नहीं है। बीच का जो स्लॉट है वो मैंने अभी तक बुक वो छोड़ रखा है, ताकि मैं उसमें उसमें आरजेएस इंटरव्यू की क्लासेस लूँ। तो कुछ लिमिटेशन है मेरे साथ में। अब मैं बैच स्टार्ट कर दूं, लेकिन 4-5-6 बच्चों के लिए नहीं बैच स्टार्ट हो सकता ना, क्योंकि आप भले से आप एक के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, एक के लिए पेपर सेट कर रहे हो, या आप 100 बच्चों के लिए पेपर सेट कर रहे हो, मेहनत तो मेरी उतनी लग रही ना। फिर भी मैं हेल्प करूंगा, कुछ बच्चों को प्रॉमिस किया है मैंने, उनको हेल्प करूंगा, अलग से मैं उनको बता दूंगा क्या करना है। छत्तीसगढ़ हायर जुडिशरी और राजस्थान हायर जुडिशरी, इनके 4-5-6 बच्चे आए हैं मेरे पास। तो मैं अभी क्या करूं, बस वही समझ में नहीं आ रहा, समय नहीं है मेरे पास इतना, फिर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होता है। चलिए, तो मुझे लगता है कि डेट्स डेफिनेट, इसमें हम उससे ज्यादा नहीं ऐड करना चाहते। लिखिए। थर्ड नंबर का एविडेंस लिखेंगे। जैसे पहला क्या क्या लिखा था हमने, डायरेक्ट एविडेंस। दूसरा लिखा था हमने सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अब तीसरा नंबर का एविडेंस लिखिए प्लीज। इसको बोलते हैं रियल और पर्सनल एविडेंस। वास्तविक, वास्तविक और व्यक्तिगत साक्ष्य, वास्तविक और व्यक्तिगत साक्ष्य, रियल और पर्सनल एविडेंस। रियल और पर्सनल एविडेंस, अलग अलग टाइप के एविडेंस होते हैं सर। इसमें लिखिए, इट रेफर्स, इट रेफर्स to any matter, it refers to any matter which the court pursues itself. It refers to any matter which the court pursues itself. ये उन मामलों के लिए होता है, ये उन मामलों के लिए होता है जहां न्यायालय, जहां न्यायालय स्वयं ही, जहां न्यायालय स्वयं ही, जहां न्यायालय स्वयं ही, स्वयं ही किसी साक्ष्य को, किसी साक्ष्य को, किसी साक्ष्य को किसी साक्ष्य को महसूस करती है, किसी साक्ष्य को महसूस करती है, महसूस करती है। ऐसे मान लीजिए, मैं आपको बताऊं, इसमें एग्जांपल लिखिए आप, सेक्शन 280 सीआरपीसी। अब 280 सीआरपीसी चेंज हो चुका है, ठीक है ना? अब नया वाला जो भी सेक्शन है वो क्या हो गया, देख लेते हैं एक बार। जो नया सेक्शन हो गया है वो हो गया है 315। क्या हो गया है? 315 लिखिए, 315 बीएनएस, बीएनएसएस, बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जैसे न्यायालय क्या देखता है, खुद ही देखता है। और सीपीसी में कौन सा है, ऑर्डर 18 रूल 12 है शायद। डिमिनर का क्या था,
ऑर्डर 18 रूल 12 है, क्या है वहां पे? ऑर्डर 18 रूल 12 है मुझे जो लगता है। सीबीसी देखिए एक बार, ऑर्डर 18 रूल 12 निकालिए एक बार। तो कोर्ट क्या होता है ना, कोर्ट खुद भी तो देखता है ना सर एविडेंस। अरे सर कोई गवाही देने आया और जो भैया सच बोलता है उसके चेहरे पे क्या होता है? कॉन्फिडेंस। हाँ यस, तीसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना। लिख लीजिए इसमें फॉर एग्जाम्पल 300 कौन सा था, 16, 315 पीएनएसएस, और इसमें लिखिए ऑर्डर 18 रूल 12 सीपीसी, ऑर्डर 18 रूल 12 सीपीसी। चौथा लिखिए हियर्स एविडेंस, अनुश्रुति साक्ष्य। अनुश्रुति, अनुश्रुति साक्ष्य, अनुश्रुति साक्ष्य लिखूं, अनुश्रुति साक्ष्य। अनुश्रुति साक्ष्य, इसमें लिखिए इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव एविडेंसेस, इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव एविडेंसेस और सेकेंड हैंड एविडेंसेस, सेकेंड हैंड एविडेंसेस। इसे इसे व्युत्पन्न या इसे व्युत्पन्न या इसे व्युत्पन्न या किसी वस्तु से जुड़ा हुआ साक्ष्य भी कहा जाता है, किसी वस्तु से जुड़ा हुआ साक्ष्य भी कहा जाता है। जुड़ा हुआ साक्ष्य भी कहा जाता है। इट इज नॉट एडमिसिबल इन लॉ, इट इज नॉट एडमिसिबल इन लॉ, यह विधि में ग्राह्य नहीं होते हैं, यह विधि में ग्राह्य नहीं होते हैं सिवाय कुछ अपवादों के, सिवाय कुछ अपवादों के, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, सिवाय कुछ अपवादों के। जैसे मान लीजिए हियर्स एविडेंस होता क्या चीज है? क्या होता है ना सर कि एविडेंस क्या होना चाहिए, हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। एविडेंस ऑलवेज शुड बी डायरेक्ट। अगर आपने कोई चीज सुनी है तो खुद से सुनिए, देखी है तो खुद ने देखी है, कुछ महसूस किया तो खुद ने महसूस किया है। जैसे मान लीजिए बाहर मर्डर हुआ है, ठीक है ना, अभी सबसे लेट कौन आए? निशान। निशान ने आके बोला कि सर बाहर मर्डर हुआ है, पर निशान ने तो डायरेक्ट देखा ना, हम लोगों ने तो क्या देखा है, मैं सुना है। अगर मैं जाके कोर्ट में बोलूं कि नहीं निशांत आया था और उसने ऐसा बोला कि बाहर मर्डर हुआ है, तो वो एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अनुश्रुति साक्ष्य है, ये जनरली सुना है हमने उससे। लेकिन इसके अपवाद है कुछ, डाइंग डिक्लेरेशन, बहुत सारे अपवाद है, एडमिशन हो गया, कन्फेशन हो गया, ड्रेस जेस्ट हो गया, बहुत सारे अपवाद है इसके, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? अब तुमने कोई चीज सुनी है तो वो थोड़ी ना है, मान लीजिए वो मर्डर करके भाग रहा है और तुमने उसको देख लिया भागते हुए और तुमने फोन करके मुझे बताया कि यार वो भाग रहा है मर्डर करके, मैं जाके कोर्ट में बोलूंगा कि सर उसने फोन किया था मुझे, उसने बताया कि उसने उसको मर्डर करके। ऐसे तो सर क्या होता है ना कि हियर्स एविडेंस क्यों नहीं होते, क्योंकि जब ट्रुथ डिफरेंट स्टेजेस से निकलता है तो वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। सब सच्चाई विभिन्न स्तर से गुजरती है तो सच्चाई क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। अरे वो क्या होता है, डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, अरे डाइल्यूट मतलब होता है घुल जाती है ना जो चीज। अरे शक्कर को तुम लोग डाइल्यूट करते हो ना पानी के अंदर, घोल देते हो पूरी को, नमक को घोल पाते हो क्या? थोड़ा साइंस पूछता हूँ, क्या नमक घुलता है क्या? हाँ, नमक घुलता है कभी? साइंस वाला जवाब दे पाएगा इसका तो। जैसे जैसे शक्कर घुल जाती है ना, C6H22 हो गया ना, जैसे क्या नमक घुल पाता है क्या? नमक का क्या फॉर्मूला होता है? NaCl। NaCl मतलब
सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये कभी नहीं, नमक कभी घुलता नहीं है। सोडियम का और क्लोराइड का जो बॉन्ड है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टूटता नहीं है बॉन्ड, याद रखना हमेशा। नमक कभी घुलता नहीं है, उसके दाने तुम्हारी पूरी सब्जी में मिक्स हो जाते हैं, जैसे तुमको उसका स्वाद आता है, तुमको लगता है घुल गया नमक, नमक कभी घुलता नहीं है। सिंपल एग्जांपल है, तुम लोग, अरे छाछ होती है ना, छाछ, उसके नीचे तुम ऐसे नमक डाल के घुला देना, उसको तुम ऐसा करना, छोड़ देना थोड़ी देर, ऐसे रख रख देना आधे घंटे के लिए, सारा नमक कहाँ बैठ जाएगा, नीचे। तभी तो कहते हैं कि छाछ क्या नमक में हिला के इसको पी लेते हैं, क्योंकि नमक के पार्टिकल्स घूमते हैं, फिर वो इतने हल्के होते हैं। नमक कभी घुलता नहीं है, याद रखना। जैसे शक्कर तो क्या होती है, बिल्कुल पानी में डाइल्यूट हो जाती है ना, नमक नहीं हो पाता है। नहीं नहीं, वो उसको देखो कितने होते हैं, सोडियम, सोडियम 11 होता है, Cl17। देखिए अभी भी 12वीं करी इस लड़के ने। साइंस में थी आपके, कहाँ किस फील्ड में आ गए साहब। चलिए ठीक है, अब जो भी बात है, तो सर वैसे क्या होता है, कम टू द टॉपिक, वैसे क्या होता है सर, बात कर रहे थे हम इसकी हियर्स एविडेंस की। अब क्या होता है सर, जब सच्चाई अलग अलग मुंह से निकलती है तो बात अलग अलग जगह पहुंच जाती है, समझ में आ रही है। अब मैं थोड़ा हियर्स एविडेंस को यहीं पे खत्म कर दे क्या, हियर्स एविडेंस को, अनुश्रुति साक्ष्य को, फिर बाद में क्या करवाना है। फिर मैं सोच रहा था सेक्शन उसके साथ कराता आपको 15 एंड 60, जो नया वाला सेक्शन क्या है अभी, उसके साथ करवाता, लेकिन यही खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है ना, फिर पीछे नहीं करवाऊंगा। चलिए क्वेश्चन डालिए, वाई हियर्स एविडेंस इज नो एविडेंस, वाई हियर्स एविडेंस इज नो एविडेंस, क्यों अनुश्रुति साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं होता, 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 वाई हियर्स एविडेंस इज नो एविडेंस। पहला लिखिए, wherever evidence is not direct, wherever evidence is not direct, जहां कहीं भी साक्ष्य प्रत्यक्ष नहीं है, जहां कहीं भी साक्ष्य प्रत्यक्ष नहीं है, तो उसे अनुश्रुति साक्ष्य कहा जाता है, तो उसे अनुश्रुति साक्ष्य कहा जाता है। देन इट विल बी कॉल्ड एज हियर्स एविडेंस, देन इट विल बी कॉल्ड एज हियर्स एविडेंस। इट इज नॉट एडमिसिबल, इट इज नॉट एडमिसिबल, ये ग्राह्य नहीं है निम्नलिखित कारणों से, ये ग्राह्य नहीं है निम्नलिखित कारणों से। इट इज नॉट एडमिसिबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ये ग्राह्य नहीं है ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, निम्नलिखित कारणों से। इट इज नॉट एडमिसिबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ये ग्राह्य नहीं है निम्नलिखित कारणों से। पहला कारण लिखिए, इन्फॉर्मेशन कैन बी रॉन्ग, इन्फॉर्मेशन कैन बी रॉन्ग, सूचना गलत हो सकती है, सूचना क्या हो सकती है, गलत। अबे निशांत आया कि सर बाहर मर्डर हुआ है, और असली में क्या हुआ था, बाहर फिल्म की शूटिंग चल रही थी, हो सकता है ना, निशांत जोश जोश में आया हो कि सर बाहर क्या हो रहा है, मर्डर चल रहा है। जैसे आप लोगों ने बोली मूवी देखी है क्या, सिंघम, सिंघम देखी आप लोगों ने, तो सिंघम में क्या होता है, बाजीराव को फोन करता है कि सर यहाँ पे मर्डर चल रहा है, तो बाजीराव भाग के पूछता है कि क्या हो रहा है, तो वहां पे मर्डर की मूवी चल रही थी टीवी में। तो इन्फॉर्मेशन कैन बी रॉन्ग, क्योंकि बाजीराव ने भी तो हियर से ही किया ना उसको। दूसरा पॉइंट देखिए, ये सिद्धांत जो है ना आपके दिमाग में रहने चाहिए, अगर मैं एग्जांपल से दूंगा ना तो आप चीज भूल जाएंगे। दूसरा पॉइंट, इट इज नॉट ऑन एफिडेविट, ये शपथ पत्र पर नहीं होते, इट इज नॉट ऑन एफिडेविट, इट इज नॉट ऑन एफिडेविट, ये शपथ पत्र पर नहीं होते। तीसरा पॉइंट, इट कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड, इट कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड, इट कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड, इट कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड। इनकी प्रतिपरीक्षा नहीं हो सकती, इनकी प्रतिपरीक्षा नहीं हो सकती, इनकी प्रतिपरीक्षा नहीं हो सकती। भाई जिस आदमी ने देखा है वो तो शपथ पत्र पे लिख के भी देगा कि सर मैंने देखा है, मेरे द्वारा सुना गया है, ये मैंने कुछ चीज को ऑब्जर्व किया खुद से। चौथा पॉइंट लिखिए, व्हेन ट्रुथ पासेस थ्रू मेनी पर्सन्स, व्हेन ट्रुथ पासेस थ्रू मेनी पर्सन्स, जब सच्चाई विभिन्न व्यक्तियों से होकर गुजरती है, जब सच्चाई विभिन्न व्यक्तियों से होकर गुजरती है,
तो वह क्षीण हो जाती है, तो वह क्षीण हो जाती है। देन इट गेट डाइल्यूटेड, देन इट गेट डाइल्यूटेड। क्षीण की जगह कोई और शब्द लिख सकते हैं क्या हम लोग? मंदित कर लेना, मंदित। क्षीण की जगह क्या लिखना? मंदित हो जाती है। क्षीण बहुत, क्षीण का मतलब होता है खत्म होना, पर क्षीण भी ठीक है, सच्चाई भी क्षीण होती है और मंदित भी ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा लिख लीजिए, ठीक है। पैराग्राफ इनके लिखिए, बट द रूल ऑफ हियर्स एविडेंस, बट द रूल ऑफ हियर्स एविडेंस हैव फॉलोइंग एक्सेप्शंस, बट द रूल ऑफ हियर्स एविडेंस हैव फॉलोइंग एक्सेप्शंस। लुप्त, लुप्त, एक बच्चा लिख रहा है लुप्त, लुप्त, लुप्त मतलब, लुप्त का मतलब तो गायब होना होता है, हमें लुप्त थोड़ी करना है, लुप्त को मतलब लुप्त ही हो गया फिर आदमी। देखिए हमें लुप्त नहीं करना है। सच्चाई को लुप्त कर दोगे तो फिर बचेगा क्या? अच्छी बात है इन्होंने गुप्त नहीं कहा। लुप्त ही बोल। चलिए लिखिए, बट द रूल ऑफ हियर्स एविडेंस हैव फॉलोइंग एक्सेप्शंस। अनुश्रुति साक्ष्य के निम्न अपवाद होते हैं, अनुश्रुति साक्ष्य के निम्न अपवाद होते हैं, अनुश्रुति साक्ष्य के निम्न अपवाद होते हैं। पहला लिखेंगे रेस जेस्टे, रेस जेस्टे में लिख देता हूं, आप लोग भी ऐसे लिखना इसको, ठीक है ना, रेस, रेस जेस्टे। GAS, रेस जेस्टे, GASTAE, रेस जेस्टे। दूसरा लिखिए एडमिशन, एडमिशन स्वीकृति, दूसरा पॉइंट लिखिए एडमिशन स्वीकृति। तीसरा लिखिए ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन, ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति की राय, किसी अन्य व्यक्ति की राय। चौथा लिखिए कैरेक्टर विटनेस, चरित्र साक्षी, कैरेक्टर विटनेस चरित्र साक्षी। साक्षी। पांचवा लिखिए धारा 119 की उपधारणा, प्रेजम्पशंस अंडर सेक्शन 119, प्रेजम्पशंस अंडर सेक्शन 119, प्रेजम्पशंस अंडर सेक्शन 119, धारा 119 की उपधारणा। आगे लिखिए धारा 55 का परंतुक, धारा 55 का परंतुक, धारा 55 का परंतुक, धारा 55 का परंतुक, प्रोवाइजो टू सेक्शन 55, प्रोवाइजो टू सेक्शन 55, धारा 55 का परंतुक, ठीक है, प्रोवाइजो टू सेक्शन 55, ठीक है ना। यहां तक हो गया अपना हियर्स एविडेंस, ठीक है। पांचवा लिखिए प्राइमरी एविडेंस, पांचवा लिखिए प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक, प्राथमिक साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस। इसमें लिखिए इट इज द बेस्ट एंड ओरिजिनल एविडेंसेस, ये सर्वोत्तम, सर्वोत्तम और असल साक्ष्य होते हैं, ये सर्वोत्तम और असल साक्ष्य होते हैं। छठा लिखिए सेकेंडरी एविडेंसेस, सेकेंडरी एविडेंसेस, इट इज एन इनडायरेक्ट एविडेंसेस, इट इज एन इनडायरेक्ट एविडेंसेस, इट इज एन इनडायरेक्ट एविडेंसेस, यह अप्रत्यक्ष साक्ष्य होते हैं, यह अप्रत्यक्ष साक्ष्य होते हैं। आठवां लिखिए ओरल एविडेंस, सातवां है, हाँ सातवां लिखिए ओरल एविडेंसेस, सातवां लिखिए ओरल एविडेंसेस, सातवां लिखिए ओरल एविडेंसेस, मौखिक साक्ष्य। आठवां लिखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, दस्तावेजी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य। कौन सी डेफिनेशन थी दस्तावेजी साक्ष्य की? 2D लिखिए दस्तावेजी साक्ष्य,
धारा 2D BNS के अंतर्गत दिया गया है। सेक्शन डिफाइन इन सेक्शन 2D ऑफ BNS, डिफाइन इन सेक्शन 2D ऑफ BNS, सेक्शन 2D ऑफ BNS, सॉरी BS है, हाँ सॉरी BS है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट लिखिए 9वां, कंक्लूसिव एविडेंसेस, विनिश्चायक साक्ष्य या फिर निश्चायक साक्ष्य, निश्चायक साक्ष्य, कंक्लूसिव एविडेंसेस। 10वां है 9वां है, 9वां होगा ना, 9वां, हाँ, कंक्लूसिव एविडेंसेस, निश्चायक साक्ष्य। ठीक है, ये हो गया अपना क्या चीज का डेफिनेशन की, ठीक है, एविडेंस की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या पढ़ेंगे, फैक्ट की डेफिनेशन 2F। सर यहीं पे पूरा एक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब डेफिनेशन डेफिनेशन क्लोज हो जाता है ना, वही पूरे एक्ट का गेम ओवर कर देते हैं। क्या कर देती हैं, गेम ओवर। लेकिन तुम सोचते हो कि सर ने अभी तक CPC में डेफिनेशन क्लोज नहीं पढ़ाया, तुमको ऐसा तो नहीं लगता? नहीं पढ़ाया ना अभी तक CPC में डेफिनेशन क्लोज। कहाँ पढ़े हम लोगों ने, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 नहीं पढ़ा ना, 2.9 2.10 2.14 11 12 पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। क्योंकि CPC की डेफिनेशन ऑल टुगेदर रिलेटेड नहीं होती पीछे वाले प्रोविजंस के। जैसे रेस जुडिकेटा पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे जजमेंट ऑर्डर डिक्री कुछ नाम आ रहा है क्या? बेसिक बेसिक तुम ये समझ लो, डिक्री अलग चीज होती है, वो तुम्हें समझा दिया मुद्दे की बात, करवाऊंगा लेकिन उसको भी, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होते कि सर ये चीज छुड़वा देते हैं, करवा दूंगा लेकिन, ठीक है ना। 2F में आइए प्लीज। अब फैक्ट, किसमें आ गए अपन? अब अपन आ गए किसमें, फैक्ट में आ गए। अब फैक्ट क्या होता है इसको सुनिए। अब आज समझने का काम होगा सिर्फ, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किसकी, फैक्ट की। और फैक्ट को समझना इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, फैक्ट को समझना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए सर, फैक्ट क्या होता है इसको समझिए, पहले समझने का काम कीजिए, मैं लिखवाऊंगा बाद में। सर दो तरह के फैक्ट होते हैं। किस तरह के फैक्ट होते हैं? दो तरह के फैक्ट होते हैं। एक होता है फिजिकल फैक्ट, एक होता है फिजिकल फैक्ट, एक होता है मेंटल फैक्ट। एक शारीरिक तथ्य होते हैं और एक मानसिक तथ्य होते हैं। कितने तरह के फैक्ट्स होते हैं? दो तरह के, फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट वो होते हैं कि जिसमें हम क्या लेते हैं, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। आप अपने सेंसेस से कोई चीज देख पा रहे हो, सेंसेस मतलब आंखें, अपने इंद्रियों का प्रयोग करते हुए, कान से सुन पा रहे हो, ये फैक्ट्स हैं। मेंटल फैक्ट्स क्या होते हैं सर? जब आदमी कॉन्शियस है, जब आदमी कॉन्शियस है तो वो जो फैक्ट बता रहा है, पहले हम फिजिकल फैक्ट्स की बात करते हैं वरना तुम अभी कंफ्यूज हो गए। चलो अब समझने की क्लास है आज की। फिजिकल फैक्ट्स और दूसरे होते हैं डायरेक्ट, निकालिए एक बार डेफिनेशन पढ़िए। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, केपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय द सेंसेस, ये सब क्या है सर? फिजिकल फैक्ट्स। मतलब क्लोज वन पूरा पूरा क्या बात करता है, लिखिए इधर, इधर लिखिए। दो कॉपी को दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, जैसे किया है शारीरिक तथ्य और मानसिक तथ्य। शारीरिक में छोटी मात्रा आती, बड़ी मात्रा आती, बताइए मुझे। हाँ, शारीरिक की मात्रा बताओ तुम मुझे। शा हाँ आप बताओ, आप शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए हो ना? ठीक है, ये
फर्स्ट वाली छोटी आएगी, फर्स्ट वाली छोटी करनी है मतलब, हाँ, और इसको करना है छोटा, इसको बड़ा करना है, ठीक है। अब ठीक है, ये कहाँ सही है, जो पहले था बोला ही सही था। लगता कैसे है ये बताओ, तुम लोग ने लगना छोड़ो एग्जाम में। तुम हिंदी हिंदी इंग्लिश में जो मिस्टेक करते हो ना तुम, नहीं ये तो जम नहीं रहा इसके साथ। तुम हिंदी इंग्लिश की मिस्टेक यही करते हो, गूगल करो देखा क्या लिखा, शारीरिक, वही सही थी ना, वही तो मैं आप, अरे तुम लोग देखो, मैं अपनी बुद्धि से लिखता हूँ लेकिन तुम लोग मना कर देते हो। ये तो होती है शारीरिक, क्योंकि शारीरिक में देखो आप बोल के देखिए, शारीरिक थोड़ी होता है, शारीरिक होता है बस, शारीरिक। तुम लोग रिक बोलते हो क्या, शारीरिक तथ्य और दूसरे होते हैं। तुम लोगों की हिंदी पता लगती है मुझे कि हार, जिसमें हिंदी भी तो आती है, और तुम्हारा हाल क्या है हिंदी का, बेहाल है बिल्कुल। मानसिक तथ्य, जी लिखिए, इसमें जल्दी से लिखिए, समय नहीं है अपने पास। देखो यहाँ पे भी इसने क्या लाइन लिखी हुई है, फैक्ट्स मीन्स एंड इंक्लूड्स, क्या लिखा हुआ है, मीन्स एंड इंक्लूड्स, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये चीज क्या है, एग्जॉस्टिव है। मैंने आपको पहले लिखवा दी ये लाइन, मीन्स एंड इंक्लूड का मतलब क्या होता है, लेकिन अब इसमें लिखिए, इसमें लिखेंगे एनीथिंग, एनीथिंग कोमा स्टेट ऑफ थिंग्स, कोमा स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग, ऐसी कोई वस्तु कोमा वस्तुओं की अवस्था, ऐसी कोई वस्तु कोमा वस्तुओं की अवस्था, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स, और रिलेशन ऑफ थिंग्स कोमा capable of being pursued by the senses, 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 ऐसी कोई वस्तु कोमा वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। देखिए क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं, जो परस्यूड बाय सेंसेस होते हैं ना, उसको क्या ले लेते हैं, मेंटल फैक्ट्स में काउंट कर लेते हैं। इधर लिखिए, उधर लिखिए दूसरी साइड, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ सच पर्सन, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन, any mental condition of which any person is conscious, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। अब होता क्या चीज है सर, यहां से अब समझने का प्रयास कीजिएगा। सर दो तरह के फैक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, दो तरह के फैक्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। एक होता है कॉन्शियस माइंड, लिखा है ना उसके अंदर, विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, मतलब जिस व्यक्ति को क्या उसका भान हो, एक सर जिसको उसका भान हो, और भान का अपोजिट क्या होगा, सभान या अभान। अभान कर देता हूं मैं, तुम लोग मेरी हिंदी पे जिसको उसको पता ना हो। सर ऐसा होता है, एक आदमी ने मर्डर किया है, क्या किया है, मर्डर किया है, और सुनिएगा मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मान लीजिए एक आदमी ने मर्डर किया है, वो उसके नॉलेज में है, वो उसको कॉन्शियस माइंड में है, अपनी बुद्धि का सिर्फ हम 2 से 3% ही ये होता है, बाकी 94 से लेकर 97% क्या होता है अपना सबकॉन्शियस माइंड है अपना। ये चीज हिडन होती है अपने दिमाग में, ये क्या चीज होती है, हिडन होती है, आप इससे इंफॉर्मेशन नहीं निकला सकते,
क्या होती ना, ये इंफॉर्मेशन लेना वैलिड है। मतलब अगर आप जितने भी नार्को टेस्ट हो गया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो गए, जितने भी टेस्ट हो गए, उन सब में आप कॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन लेते हो, ना कि सब कॉन्शियस माइंड से। सब कॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते तुम। थर्ड डिग्री करके क्या सब कॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन निकलाओगे क्या? सपोज करो तुम्हारे सामने एक, तुम एटीएम गए, एटीएम के वहां पे एक वैन खाली हो रही है। क्या हो रही है? वैन खाली। और तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन तुम सोचते हो कि यार इसको लूट लूं। कभी दिमाग में तो आया होगा ना कि यार चलो इसको लूट लिया जाए, खाली कर लिया जाए, है ना? वो जो पैसे ट्रांसफर कर रहे होंगे तब आता है ये छोटा मोटा दिमाग में, कि सबके दिमाग में आता है चलो खाली कर लिया जाए। ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन कौन सी है? सब कॉन्शियस इंफॉर्मेशन। आदमी की बुद्धि सिर्फ कॉन्शियस, देखिए लोग, कानून क्या करता है, सिर्फ जो आपके माइंड में, जो आप जिस चीज का आपको भान है, वो इन्फॉर्मेशन निकलाने का काम करता है। जितने भी ब्रेन मैपिंग हो गया, नार्को एनालिसिस टेस्ट हो गए, इन सब में क्या होता है, आपको बेहोश करके जो बातें आप जिंदा भान में नहीं बता पा रहे, आपकी वो इन्फॉर्मेशन यहां से निकालते हैं वो लोग। वो इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, आपको बेहोश करके सवाल पूछते हैं। आधा सोडियम पेंथेनॉल यूज होता है ना। अरे कौन सा टेस्ट, कौन सा यूज होता है नार्को एनालिसिस में? सोडियम पेंथेनॉल। तो सोडियम पेंथेनॉल को हम यूज करते हैं, उससे क्या होता है, आप नींद में रहते हो, आपसे पूछते हैं मर्डर कहां किया, वेपन कहां डाला। ये इन्फॉर्मेशन जो आप दोगे, ये इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है। फिर आप बोलते सर करते क्यों जब काम की नहीं है? तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो काम की है जिससे कोई चीज रिकवर हो। भाई मर्डर वेपन कहां डाला था? उस नदी में फेंका है। जब तक वो वेपन नहीं मिल जाता उस नदी से, जब तक वो वेपन उस नदी से नहीं मिल जाता, वो इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है? तुम्हारी बुद्धि में दो चीजें हैं, तुम बहुत छुपा के रखते हो बात, और एक वो जो तुम सामने बताते हो। अरे होते ना डबल फेस लोग, स्टार्टिंग में बताते क्या है और होते क्या है। ये इन्फॉर्मेशन को निकालना इलीगल है, क्योंकि फैक्ट में डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना, ये तो कि वो फैक्ट जो कि जब आदमी कॉन्शियस है, तो ये मेंटल फैक्ट की बात कर रहा है। लेकिन जो अगर मान लीजिए अभान है कोई आदमी, तो फिर क्या? उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, ये टॉपिक खत्म करना है फैक्ट। ये बात समझ में आई? मतलब नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग जो टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट में भी सर इस इंफॉर्मेशन को अगर आप सीधा लेके जाओगे, देखो सर इसने मान लिया, इसने स्वीकारा, इसने मैंने मर्डर किया है, कोर्ट मना कर देगा हम नहीं मानते। उस टाइम पे कुछ वो चीज ऐसी बोले, मर्डर वेपन कहाँ है, लाश की बॉडी कहाँ छुपाई है, जो कार यूज की थी, तेरे साथ कौन कौन था, वो कहाँ मिला, क्यों मारा उसे, कोई भी चीज जो कि रिलेशन प्रूव करे, तब जाके वो चीज साबित होती है। सेक्शन 27 जो एविडेंस एक्ट का है, और इस नया वाले एविडेंस जो है उसका कौन सा सेक्शन है? पुराने वाले में क्या था? 27। और अब में क्या हो गया है? 23। 23 निकालिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 23 निकालिए। मुझे पता नहीं किस बच्चे ने कल कमेंट कर रखा था, सर पेटेंट के ऊपर भी लेक्चर बना दो। तो भैया जुडिशियल सर्विसेज की क्लासेस हैं, पेटेंट की क्लासेस नहीं है। क्या नहीं है? क्या क्या नहीं है? कॉलेज की क्लासेस नहीं है। दीज क्लासेस आर मेड फॉर जुडिशियल सर्विसेज ओनली। सर पेटेंट के 3-4 लेक्चर समझा दो, समझ में नहीं आते। पेटेंट की बुक बता देता हूं मैं आपको, पारस उससे पढ़ लीजिए, पारस दीवान से, आईपीआर की बुक होती ना, पारस दीवान से पढ़ लीजिए, अच्छी बुक है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, आईपीआर, जुडिशियल सर्विसेज की क्लासेस है सर अपनी। बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी मुंह उठा के कमेंट कर देते हैं। देखिए मैं क्रिटिसिज्म से वो नहीं, मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन बात ये होती है कि जब यू आर वर्किंग, आपकी पूरी टीम पूरा अच्छा काम कर रही है, बच्चा आगे लिख देता है सर पेटेंट समझा दो, पेटेंट नहीं आता। हम्म। हाँ, देखिए ये क्लासेस के ऊपर जो कंटेंट मिलता है, दिस इज ए प्योर प्योर कंटेंट।
नथिंग एल्स। पढ़िए चलो उसमें देखिए सेक्शन 23 का प्रोवाइजो देखिए, जिसके पास बीएसए है और जिसके पास नहीं है वो सेक्शन 27 पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड एट व्हेन एनी फैक्ट इज डिस्क्लोज्ड टू डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन accused of any offense in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact discovered may be proved। परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह भी साक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस अधिकारी के रक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, तब इसी जानकारी में से उतनी चाहे वो संस्वीकृति कोटि में आती हो या नहीं, जितनी पता चले तथ्य से स्पष्टता संबंधित साबित हो सकेगी। मतलब जितना भी फैक्ट डिस्कवर हुआ है, सर यहाँ से पुलिस ने क्या किया है, पूछा हाँ जी मर्डर वेपन कहाँ है, उसने बोला नदी में फेंक दिया, तो उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई चीज रिकवर हो रही है, डिस्कवर हो रही है या कोई चीज प्राप्त हो रही है, वो चीज रिलेवेंट होती है। मतलब ये तो कोई एविडेंस होता ही नहीं है कभी। किसी को बेहोशी में तुम कुछ भी ले लोगे ना, वो एविडेंस नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट ही नहीं है। और जो चीज फैक्ट नहीं है फिर वो रिलेवेंट कैसे हो सकता है? अरे दो शब्द है ना, रिलेवेंट, फैक्ट, सुसंगत तथ्य। अरे जब अगर आपने कोई बेहोशी में ले लिया तो वो तो तथ्य ही नहीं है, सुसंगत की तो बात, ये तो बातें बात में आएगी, वो तो तथ्य ही नहीं है। तथ्य तो तब बनेगा, मतलब फैक्ट तो तब वो बनेगा जब वो कॉन्शियस अवस्था में देगा। हाँ समझ में आ रही है? बेहोशी में किसी को स्टेटमेंट लोगे तो वो स्टेटमेंट नहीं है। तुम सोचो ना कितना आसान है ये चीज। ऐसे तो सर हर आदमी बेहोशी को, उसको बेहोश कर दो, हाँ मर्डर मैंने किया है, बोल दिया, क्या फर्क पड़ेगा? उसे क्या चीज साबित क्या हुआ? तो साबित हुआ क्या? नहीं हुआ ना साबित। क्या कोई चीज प्रूव हुई? ये बात समझिए। इज दैट करेक्ट? तो पहले तो ये बात समझ में आई आपको। चलिए थोड़ा सा आप ये डायग्राम बनाने कॉन्शियस सबकॉन्शियस वाला। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं चीजों को। सबसे पहले क्या लिखवाया था मैंने? सबसे पहले लिखवाया था एनीथिंग। सबसे पहले क्या वर्ड था इसमें? एनीथिंग। एनीथिंग को हिंदी में क्या क्या बोला इन लोगों ने? क्या बोला? ऐसी कोई वस्तु। ऐसी कोई वस्तु। कोई भी एनीथिंग का मतलब होता है जिसको आप फिजिकली, शारीरिक रूप से छू सकते हो, शरीर से टच कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फोन है मेरा, मैं इसको छू सकता हूं, एनीथिंग। एक महिला बस में जा रही है, उसको किसी ने गलत तरीके से छू लिया, इनअप्रोप्रिएट तरीके से, उसने विरोध किया, तो वो चीज रिलेवेंट है नहीं है 354 लगने के लिए। पब्लिक प्लेस पे किसी ने गलत तरीके से टच किया है, 509 लगने के लिए अप्रोप्रिएट है नहीं है आईपीसी का। समझिए, वो फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है वहां पे एक तथ्य बन रहा है। एनीथिंग का मतलब ऐसी कोई वस्तु जिसको आपने छुआ है, टच किया है। ठीक है, लिखिए एनीथिंग में कोई भी वस्तु जिसको फिजिकली महसूस कर सकते हैं। एनीथिंग विच वी कैन टच फिजिकली। कोई भी वस्तु जिसको हम शारीरिक रूप से महसूस कर सकते हैं, शारीरिक रूप से महसूस कर सकते हैं, शारीरिक रूप से महसूस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्टेट ऑफ थिंग्स। इसको क्या बोला है हिंदी ने? इसको क्या बोला गया है स्टेट ऑफ थिंग को? वस्तु की अवस्था। अवस्था बोला है, ठीक है। वस्तु की अवस्था क्या होती है इसको समझिए एक बार। वस्तु की अवस्था से क्या अभिप्राय है, आप ये चीज देखिए एक बार। मान लीजिए एक मर्डर सीन हुआ है। मर्डर का क्या हुआ है? सीन। आप सीन ऑफ क्राइम पे गए हो, वहां पे आपने देखा कि घर के सामान तहस नहस हो रखे हैं,
घर के सामान क्या हो रखे हैं, तहस नहस हो रखे हैं, चीजें सारी बिगड़ी हुई है। इससे क्या मतलब निकलेगा कि वस्तुओं की अवस्था बिगड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है कि मर्डर करने वाला कोई बाहर का है। लेकिन वहीं पे आप दूसरे सीन ऑफ क्राइम पे गए जहां मर्डर हुआ है, घर में सब कुछ वेल अरेंज्ड है और सिर्फ उसकी डेड बॉडी पड़ी है अंदर। इसका मतलब क्या है कि मारने वाला कोई अपना ही था, चोरी का पर्पस नहीं था। तो कुछ स्टेट ऑफ थिंग्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, जो बताते हैं आपको कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग इन ए सर्टेन वे। अरे कोई जो चोरी करने आएगा, सामान उथल पुथल करके अलमारी खोल खाल के जाएगा, नहीं जाएगा। तो जो घर का ही कोई किसने मारा होगा तो वो सब सामान वैसा का वैसे ही रहेगा, कुछ चोरी नहीं हुआ होगा। यही होता है ना। स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई चीज खुद को रिपीट करती है। जैसे रोज सूरज कहां से उगता है, रोज सूरज कहां से उगता है, पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। ये स्टेट ऑफ थिंग है। जैसे मान लीजिए कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड के टाइम पे हो सकता है ना कि 4 अप्रैल को भारत में 2 लाख से ज्यादा केस आए हैं, फिर 8 अप्रैल को भारत में 2 लाख से ज्यादा केस आए हैं। तो जब चीजें खुद को रिपीट करती है तो वो क्या बनती है, वस्तु की अवस्था, स्टेट ऑफ थिंग्स। समझ में आई बात, ये पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट इसमें ऐसे लिख लीजिए, कुछ कुछ परिस्थिति स्वयं को दोहराती है, कुछ परिस्थिति स्वयं को दोहराती है, कुछ परिस्थितियां स्वयं को दोहराती है। Some circumstances repeats itself. Such circumstances repeats itself. Such circumstances repeats itself. तीसरा लिखिए रिलेशन ऑफ थिंग। रिलेशन ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का संबंध, वस्तुओं का संबंध, वस्तुओं का संबंध। वस्तुओं का संबंध क्या होता है, वस्तुओं का संबंध क्या होता है सर, वो सुनिए। मान लीजिए एक घर में हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। वाइफ की डेथ हो गई, पुलिस आई, अड़ोस पड़ोस से पूछे कि कौन रहता था इस महिला के साथ में, बोले इसका पति रहता है, कभी कभी आता है। अब वो पति है या नहीं कैसे पता। वस्तुओं के संबंध मतलब रिलेशन ऑफ थिंग्स बताने के लिए कभी कभी क्या होता है सर, वो फैक्ट जो कि किसी चीज का रिलेशन प्रूव करते हैं, जैसे ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, पड़ोसी ने ओपिनियन दे दिया कि नहीं नहीं वो तो हस्बैंड वाइफ है, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, कोई फादर सन है तो उसका डीएनए रिपोर्ट होगी। उससे क्या हो रहा है, एक रिलेशन ऑफ थिंग, वस्तुओं का संबंध स्थापित हो रहा है। वो भी क्या है, एक तथ्य है। जैसे 112 पढ़ते हैं हम, 116 जो अपने वाले में क्या हो गया, 116 हो गया। वहां पे दिक्कत क्या है, पैटर्निटी की दिक्कत है, रिलेशन बताना है। क्या रोहित शेखर एनडी तिवारी दोनों फादर और सन है, यही चीज तो हमें जाननी है। और यही क्या चीज है सर, रिलेशन ऑफ थिंग, वस्तु की अवस्था। चौथी चीज क्या है सर, इसमें इसमें एक लाइन लिख दीजिए, एनी फैक्ट विच मेक्स रिलेशन ऑफ थिंग, एनी फैक्ट विच मेक्स रिलेशन ऑफ थिंग। कोई भी तथ्य जो वस्तुओं का संबंध प्रदर्शित करती है, कोई भी तथ्य जो वस्तुओं का संबंध प्रदर्शित करती है, कोई भी तथ्य जो वस्तुओं का संबंध प्रदर्शित करती है, कोई भी तथ्य जो वस्तुओं का संबंध प्रदर्शित करती है। एनी फैक्ट विच मेक्स रिलेशन ऑफ थिंग। इसमें एग्जांपल चाहो तो लिख सकते हो, फादर सन डीएनए टेस्ट हो गया, हस्बैंड वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। लास्ट फैक्ट लिखिए, इसी में लास्ट फैक्ट लिखिए, which is being pursued by senses, which is being pursued by senses, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। परस्यूड बाय सेंसेस का मतलब क्या होता है सर, इसमें एक लाइन लिख दीजिए, एनीथिंग which we see, एनीथिंग which we see, कोमा हियर, जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। एनीथिंग which we see, hear and feel, and feel, and feel, and feel। इसके इलस्ट्रेशन देखो एक बार, ठीक है ना सर। वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस याद रह जाएगा ना, भान और अभान याद रह जाएगा ना तुमको।
अभी टेस्ट लूंगा तब देखता हूँ कितना याद रहता है तुम लोगों को। टेस्ट देना मैंडेटरी है, सब लोगों को बोल रहा हूं मैं, टेस्ट देना मैंडेटरी है, टेस्ट से भागना नहीं है। जिसका भी होगा आगे भविष्य में जो भी टेस्ट होंगे, टेस्ट देना मैंडेटरी है। तो आप टेस्ट नहीं देंगे ना, वो जो सुधार हमें चाहिए, रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। देखिए क्लासेस ठीक है, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो चीजों को सीखेंगे नहीं। इसमें देखिए इलस्ट्रेशन देखिए सारे, द सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए सर्टेन ऑर्डर। सर पहला इलस्ट्रेशन कौन सा फैक्ट है? अरे सर पहला फैक्ट कौन सी चीज का फैक्ट है? वस्तु की अवस्था। अरे स्टेट ऑफ थिंग्स, यस स्टेट ऑफ थिंग्स, वस्तु की अवस्था। पहला फैक्ट, पहला इलस्ट्रेशन क्या है सर? रिलेशन ऑफ थिंग्स, वस्तु की अवस्था के ऊपर है। आप चाहो तो डायरेक्ट में लिख लो कि हाँ भाई साहब ये क्या है, ये स्टेट ऑफ थिंग्स है, ये वस्तु की अवस्था है। दूसरा बताइए, ए पर्सन हैड हर्ड सो समथिंग इज अ फैक्ट। ये कौन सा है सर? परस्यूड बाय द सेंसेस, इंद्रियों द्वारा बोधगम्य, परस्यूड बाय सेंसेस हुआ ना सर, ये दूसरा इलस्ट्रेशन, सेकंड इलस्ट्रेशन ये हुआ। कश्मीरा उसमें देख लीजिए, अपने पुराना एविडेंस है ना आपके पास, उसमें भी देखो ये इलस्ट्रेशन दिए होंगे। निशान निकालना है निशान निकाल के बताओ इन्हें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। निशान इनके पास बैठे जो भी कश्मीरा के बाद इनकी हेल्प कीजिए, ठीक है। देखिए जो बच्चा थोड़ा सा स्लो है तो आप उसको प्लीज थोड़ा सा पुश कीजिए अपने साथ भगाने में, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास है उसका हाथ पकड़ के हमें लेके चलना है। पूछ लिया करो कश्मीरा, ठीक है ना। पूछोगे नहीं तो फिर आएगा कैसे? आप नहीं पूछेंगे तो फिर कैसे आएगा बताओ। तो दूसरा फैक्ट क्या है सर? परस्यूड बाय सेंसेस है, इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है। तीसरा इलस्ट्रेशन बताइए मुझे, ए सर्टेन फैक्ट दैट ए पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट। क्या है सर ये चीज? स्टेट ऑफ थिंग्स तो नहीं है। स्टेट ऑफ थिंग्स कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ सिंपल फिजिकल फैक्ट हुआ ना। अरे भाई वो चीज बोल रहा है तो अपनी इंद्रियों से बोल रहा है ना, अपनी इंद्रियों के थ्रू बोल रहा है। परस्यूड बाय सेंसेस है ये। क्या है ये? इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है ना भाई साहब। कुछ कोई आदमी बोल रहा है तो। जी चौथा बताइए। चौथा बताइए मुझे। मानसिक तथ्य, वेरी गुड। चौथा लेसन क्या है? मानसिक तथ्य, मेंटल फैक्ट। वो भी जब आदमी जब कॉन्शियस है तब, जब वो भान अवस्था में जो बोल रहा है। चौथा लेसन मानसिक तथ्य क्यों हुआ बताइए, कोई बताएगा मुझे क्यों हुआ मानसिक तथ्य? जी उसकी कुछ इंटेंशन है, फ्रॉडुलेंटली जो भी वो काम कर रहा है। हाँ तो सब मेंटल फैक्ट्स हैं सारे के सारे। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? लिखा हुआ उसमें भी लिखा हुआ है ना, उसके अंदर भी लिखा हुआ है, बैरेट के जो इलस्ट्रेशन उसमें भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, किसी विशेष संवेदना का भान है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम सीपीएस स्टार्ट करेंगे 10 मिनट में।